Hello students, welcome to lecture 2 of molecular basis of inheritance। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चैप्टर स्टार्ट किया था और बेसिक हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया था कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, और हमने थोड़ा डीएनए के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप लोग अब तक समझ गए होंगे। ठीक है, और हम लोग उसको और डिटेल में समझते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे डीएनए के बारे में। जो सब यहाँ पे एक रूल आता है जिसको हम बोलते हैं चरगाव्स रूल। ये एक साइंटिस्ट ने दिया था जिसका नाम था एरविन चरगाव्स। तो चरगाव्स रूल्स में इसने क्या बताया कि इन डीएनए द प्रोपोर्शन ऑफ ए इज इक्वल टू टी एंड द प्रोपोर्शन ऑफ जी इज इक्वल टू सी। मतलब एक डीएनए में मान लो 1000 बेस पेयर्स का डीएनए है, तो जितने ए है उतने ही टी होंगे और जितने जी है उतने सी होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों का पेयरिंग है। ठीक है, तो इसने ये फॉर्मूला दिया a प्लस जी इक्वल टू टी प्लस सी और a प्लस जी डिवाइडेड बाई टी प्लस सी इक्वल टू 1। ठीक है, एक ही बात है दोनों में। ठीक है, तो इसने ये बताया हमको। इसको और दूसरी तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि प्यूरिन इज इक्वल टू प्रिमिडिन इन द डीएनए। ठीक है, ए और जी जो है वो प्यूरिन में हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, और टी और सी जो है वो प्रिमिडिन में आते हैं। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है चरगाव्स रूल। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, डीएनए वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियम, द प्रोपोर्शन ऑफ साइटोसिन वाज फाउंड टू बी 13%। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एक डीएनए निकाला गया एक स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया में से, और उसमें 37% साइटोसिन है, सी जो है वो 37% है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडेनिन, एडेनिन कितना परसेंटेज होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमें पता चल गया एर्गिन चरगाफ रूल्स के अकॉर्डिंग कि C इक्वल टू जी होता है इक्वल टू टी। तो C अगर 37% है तो G भी जो है 37 होगा, तो दोनों मिला के 74% हो गए। ठीक है, तो C और G 74%, टोटल 100%। 100% में से 74% निकाल दे तो बचा 26%। इस 26% में A और T दोनों होने वाले हैं, और हमें पता है A इज इक्वल टू T, तो 26 डिवाइडेड बाई 2, A भी 13% होगा और T भी 13% होगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन इसमें से आएगा। ठीक है, समझ गए। वो आपको डीपीपी में दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया हमारा चरगाफ रूल्स का। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिजम्स के हमने बताए डीएनए कितना होता है। जैसे ये यहाँ पर जो बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें 5386 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लैम्डा बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफाज लैम्डा में कितने बेस पेयर्स होते हैं, तो हमको याद रखने हैं 48502। ठीक है, ई कोलाई हैज 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। ठीक है, हमारे जीनोम में हैप्लॉइड कंटेंट हमारा जो है, ठीक है, मींस 23 क्रोमोसोम्स में, क्योंकि हमारा पेयर है तो वो सब रिपीट हो रहा है, रिपीट को नहीं काउंट करेंगे। यूनिक जो है वो 23 क्रोमोसोम्स में कितना है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। ठीक है, समझ गए। इसमें आगे बढ़ते हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए हम लोग कैसे करेंगे। लेंथ ऑफ डीएनए कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बेस पेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर। अगर आपको याद हो डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स कितना होता है, ठीक है, कुछ लोगों को याद होगा, ये हम लोगों ने पढ़ा था 0.34 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन ह्यूमंस, ह्यूमन में हम लोगों ने अभी पीछे वाले में देखा कि हैप्लॉइड में 3.3 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, तो हमारा सेल डिप्लॉइड है तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 टू पावर 9। ठीक है, अगर मुझे लेंथ फाइंड करनी है तो 0.34 इंटू 10 टू पावर 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको। ठीक है, तो क्या आया आंसर 2.2 मीटर्स। मतलब हमारे एक सेल में जो डीएनए है वो 2.2 मीटर्स लॉन्ग है। ठीक है, आप सोच सकते हो कि सेल हमें दिखाई नहीं देता, उसके अंदर 2 मीटर से ज्यादा का डीएनए हमने रखा हुआ है। और सेल के अंदर भी नहीं, बेसिकली अगर हम देखें तो न्यूक्लियस के अंदर है, सेल के अंदर चलो जगह थोड़ी ज्यादा है,
न्यूक्लियस के अंदर तो और कम जगह, उसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि ठूसा ठूस भर दिया है, बहुत तरीके से हमने रखा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम वही पढ़ने वाले हैं कि हाउ डीएनए इज कॉइल्ड, कैसे हम कॉइल करके इसे न्यूक्लियस में तरीके से रखते हैं। ठीक है, इन इकोलाई द लेंथ ऑफ डीएनए इज 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, यहाँ पे बेस पेयर्स दिए थे, लेंथ ऑफ डीएनए फाइंड किया था, यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ डीएनए दिया हुआ, हमें बेस पेयर्स फाइंड करने, ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डीएनए 1.36 मिलीमीटर, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1.36 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स, ठीक है, इतना हो गया 1.36 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस बिटवीन बेस पेयर्स हम लोग अगर देखें, ये जो वाला जो फॉर्मूला है 0.34 इंटू 10⁹, इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। ठीक है, तो क्या इक्वलाई में इतना ही होता है? देखिए यहाँ पे अभी लिखा हुआ है इक्वलाई में 4.6 इंटू 10⁶। तो हम लोग दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं लेंथ ऑफ डीएनए। अगर हमें बेस पेयर्स दिए हैं तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और किसी का लेंथ दिया हुआ है तो हम ये पता कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में डीएनए एक सेल में कितना बेस पेयर्स है। ठीक है, डीएनए को हमेशा हम लोग बेस पेयर्स की फॉर्म में ही बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म में नहीं बोलेंगे, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड दो जुड़े हुए, ए और टी, जी और सी, जिसको हम लोग एक बेस पेयर बोल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में टाइप्स ऑफ डीएनए होते हैं। डीएनए भी कुछ टाइप है, एक ही तरह का डीएनए नहीं होता, जैसे ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और जेड टाइप, बेसिकली 4 टाइप के डीएनए हैं। ठीक है, जो सबसे कॉमन है जो हमारे अंदर होता है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, वो होता है बी डीएनए। ठीक है, ये हमको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए है दैट इज बी डीएनए। ठीक है, इसमें हमको क्या चीजें याद रखनी है? कंडीशंस वाला क्वेश्चन बहुत रेयरली पूछा जाएगा, तो कंडीशन वाला ये कॉलम अगर नहीं याद रहता कोई बात नहीं। बेस पेयर पर टर्न ये पूछा जाता है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं, जिसका 34 नैनोमीटर होता है, और एक बेस, दो बेस पेयर के बीच में 0.34। ठीक है, तो 10 यहां पर होते हैं एक टर्न में। ए टाइप ऑफ डीएनए में 11, सी टाइप में 9.33। 9.33 मतलब एवरेज है, ऐसा नहीं होगा कि 9 होंगे फिर 0.33 बेस पेयर तो पूरा ही होगा, ये एक एवरेज है। ठीक है, जेड में 12 होता है। ठीक है, रोटेशन मींस लेफ्ट साइड से रोटेट होते हैं, राइट साइड से रोटेट होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली ए, बी और सी जो है राइट हैंडेड रोटेशन है, और जेड में लेफ्ट हैंडेड है। इस तरह ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच डीएनए हैज लेफ्ट हैंडेड रोटेशन। ठीक है, वर्टिकल राइज पर बेस, हर बेस पेयर के बाद कितना गैप है। ठीक है, तो यहां पर ए में 2.56 एंगस्ट्रॉम, यहां पर हमें पता 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, उसके बाद यहां पर 3.3 या 3.8 एंगस्ट्रॉम। हेलिकल डायमीटर ऑफ बेस पेयर मींस जो डीएनए है पूरा, ठीक है, जैसे ये डीएनए है, इसका पूरा डायमीटर कितना है, यहां से लेकर ऊपर तक उसकी चौड़ाई कितनी है, डीएनए की चौड़ाई कितनी है। तो बी डीएनए की है 20 एंगस्ट्रॉम, ये हमको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। ए डीएनए की 23 एंगस्ट्रॉम, सी की 19 और जेड की 18.4। ठीक है, तो पहला वाला कॉलम अगर याद नहीं रहता है चलेगा, इसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पर बाकी के कॉलम्स में क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली बी डीएनए और जेड डीएनए, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, तो ये कॉलम, ये टेबल हमको याद कर लेना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मैंने बोला आपको, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। मींस कि डीएनए जो है वो इतना बड़ा है एक सेल के अंदर, ह्यूमन सेल की बात करें तो 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है। अब 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए है, तो उसको कैसे डीएनए को हम पैक करते हैं वो हमको देखना है। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ डीएनए 6.6 इंटू 10⁹, मतलब टोटल निकल के आता है हमारा 2.2 मीटर लेंथ होता है एक हमारे सेल के अंदर, डिप्लॉयड सेल के अंदर। द लेंथ इज फार ग्रेटर देन द डायमेंशन ऑफ ए टिपिकल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो 10⁻⁻6 मीटर का है, मीन्स बहुत छोटा है। ठीक है, नंबर ऑफ बेस पेयर्स इकोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स, लेंथ हो गया 1.36 मिलीमीटर। ठीक है, the long size DNA is accommodated in small area only through packing of compaction। ठीक है, अब
इतना बड़ा डीएनए हम कॉम्पैक्ट करके ही उसे पैक कर सकते हैं। ठीक है, डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, डीएनए जो है एसिडिक है, नाम में ही एसिड है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, compaction occur by folding and attachment of DNA with basic proteins, polyamines in prokaryotes and histone in eukaryotes। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन हमारे अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स होती है। आप समझिए जैसे वो आपका जो मांझा होता है पतंग उड़ाने वाला, उसको हम कैसे तरीके से फिरकी के ऊपर बांधते हैं, और बहुत ज्यादा मांझा है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी फिरकियां यूज करेंगे, एक फिरकी में नहीं आ रहा तो कुछ अमाउंट जो है मांझे का एक फिरकी में आता है। मान लो बहुत लंबा मांझा है आपके पास, किलोमीटर्स में है, तो क्या करेंगे, मान लो 1 किलोमीटर मांझा जो है वो एक फिरकी में आ जाता है, तो ये खत्म हुआ। फिर मांझे को दूसरी फिरकी पे चढ़ाएंगे और साइड में फिरकी आती जाएंगी और उस पर जो मांझा चढ़ता जाएगा, जिससे वो प्रॉपरली फोल्ड होगा। अगर उस 10 किलोमीटर लंबा मांझा है, उसको तुमने ऐसे ही किसी पॉलिथीन में रख दिया, किसी पॉली बैग में रख दिया, सब उलझ जाएगा आपस में। ठीक है, फिरकी में बांध के रखेंगे तो उलझेगा नहीं, इजीली खोल सकते हैं और वापस से उसे हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। तो जो फिरकी है हमारा, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन, और डीएनए जो है हमारा वो मांझे की तरह उसके ऊपर लपेट दिया जाता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की बात करें तो डीएनए इज नॉट स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट इज हेल्ड विद सम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से दिख रहा है, हमें पता है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, तो डीएनए जो है वो कुछ प्रोटीन्स की हेल्प से, कुछ पॉलीअमाइन प्रोटीन्स की हेल्प से एक न्यूक्लियोइड बनाता है। ये जो हमें दिख रहा है, दिस इज न्यूक्लियोइड। ठीक है, समझ गए, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको यूकैरियोट्स पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं और आगे जो है इसको वापस से बताया है। DNA packaging in eukaryotes. It is carried out with the help of lysine and arginine rich basic protein called histones। ठीक है, दो जो प्रोटीन्स होती है उनको हम बोलते हैं हिस्टोन, उसमें 2 अमीनो एसिड्स लाइसिन और अर्जिनिन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि हिस्टोन प्रोटीन जो है उसमें कौन से अमीनो एसिड का अमाउंट ज्यादा होता है, तो हमें याद रखना है लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है, उसके बाद द यूनिट ऑफ कॉम्पैक्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इन जो कंपाइल होकर जो फिरकी बन रही है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोसोम। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टीन प्रोटीन। जो फिरकी है वो 5 पार्ट से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आगे मैं दिखा दूं आपको यहाँ पर, ये जो है ना, दिस इज अ न्यूक्लियोसोम। ये जो बॉल्स दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये एक फिरकी है, और ये ऑरेंज कलर का जो लिपटा हुआ है ये हमारा मांझाइड दैट इज डीएनए। ठीक है, तो ये जो फिरकी है ये एक न्यूक्लियोसोम है। ठीक है, और न्यूक्लियोसोम में आप देख रहे हैं H2A, H2B, H3, H4, H1, ये अलग अलग पार्ट है। अगर आपके पास एक प्लास्टिक का फिरकी है उसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते, खोलोगे तो उसमें अलग अलग पार्ट्स है। ठीक है, उसी तरीके से जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। ठीक है, टोटल 5 तरह की प्रोटीन मिलके वो एक न्यूक्लियोसोम बना रहा है, एक बॉल बना रहा है, जिसके ऊपर हम लोग जो है यहाँ पर डीएनए को हम लोग कॉइल करेंगे। ठीक है, 4 ऑफ देम अकर्स इन पेयर्स टू प्रोड्यूस हिस्टोन ऑक्टामर। उसके बाद इन 5 में से 4 जो है पेयर में होते हैं, मींस H2A के 2 कॉपी होंगे, H2B की 2 कॉपी होंगी, H3 की 2 कॉपी होंगी और H4 की 2 कॉपी होंगी। H1 जो है वो सिर्फ 1 कॉपी में होगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, ऑक्टामर बन जाएगा। 2 2 का 4 हो गया तो ऑक्टामर बन गया। देयर पॉजिटिवली चार्ज एंड्स आर आउट डायरेक्टेड आउटसाइड। पॉजिटिवली चार्ज जो है बाहर की तरफ होगा, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है इसलिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अबाउट 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए इज रैप्ड ओवर न्यू बॉडी टू कंप्लीट न्यूक्लियो, इसको न्यूक्लियोसोम को न्यू बॉडी भी बोल रहे हैं, टू कंप्लीट अबाउट 1354 टन। ठीक है, मींस एक फिर के ऊपर कितना डीएनए यहाँ पर है, 200 बेस पेयर। ठीक है, मतलब न्यूक्लियोसोम बहुत छोटा है, उसके ऊपर 200 बेस पेयर जो है लपेटा जा सकता है। कितना टन होगा, 1 टन पूरा होगा डीएनए का। लपेटना स्टार्ट किया मैंने, 1 टन पूरा होगा और बाकी 75 3/4 टन पूरा होगा, बट टोटल 2 टन जो है डीएनए के उसके ऊपर नहीं आ पाएंगे। 1 टन पूरा आएगा और दूसरा 75 3/4 टन आएगा, फिर वो दूसरी फिरकी पे चला जाएगा, दूसरे न्यूक्लियोसोम पे जाएगा। ठीक है, दिस फॉर्म ए न्यूक्लियोसोम ऑफ साइज 110 into 1060 एक्सट्रॉम। ठीक है, 11 into 6 नैनोमीटर का जो न्यूक्लियोसोम बनता है, जिसमें स्टोन प्रोटीन्स भी है और उसके ऊपर डीएनए रैप्ड भी है।
डीएनए प्रेजेंट बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लियोसोम। अब एक फिरकी में से निकल के डीएनए दूसरी फिरकी तक जाएगा, तो बीच में जो डीएनए रहेगा, दो फिरकियों के बीच में थोड़ा रहेगा, ठीक है, जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर नहीं है, उसको मैं बोलूंगा लिंकर डीएनए। इट इज अटैच्ड टू H1 हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पर मैं दिखाता हूं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, एक पूरा टर्न लिया और दूसरा टर्न जो है वो 3/4 होगा। फिर जो डीएनए अभी आगे जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में दिखाता हूं मैं आपको। ये जो है देखो, ये एक टर्न हुआ यहाँ पर पूरा, ठीक है, तो ये हो गया, इसके ऊपर अटैच हो गया। H2A कितने हैं देखो, 2 है। H2B कितने हैं, 2 है। H3 कितने हैं, 2 है। H4 कितने, 2 है। मतलब ये टोटल ऑक्टामर बन गया, इसको मैं बोलूंगा लिक्वियोसोम। अब इस पे 200 बेस पे डीएनए आएगा, उसके बाद वो जो है दूसरे न्यूक्लियोसोम पे जाएगा उसी की जैसे। तो बीच में जो डीएनए, इसको मैं बोलूंगा लिंकर डीएनए। और वो किससे जुड़ा रहेगा, H1 हिस्टोन जो अकेला रहेगा। बाकी सारे प्रोटीन जो हैं हिस्टोन्स के, वो पेयर में है, दो दो है यहाँ पर। H1 जो है वो सिंगल है, ठीक है। H1 जो है वो इस ऑक्टामर में नहीं आता, वो ऑक्टामर के बाहर है, ठीक है। इस तरीके से पूरा डीएनए कॉइल्ड रहता है। ऐसे हजारों लाखों न्यूक्लियोसोम्स होंगे, और ये कॉम्पैक्ट होते होते, इसको मैं आगे बताऊंगा, पूरा क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर, न्यूक्लियोसोम्स गिव्स ए बीड ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस अंडर माइक्रोस्कोप। अब बहुत सारे बीड्स बन गए, छोटे छोटे बीड्स बन गए, उसके ऊपर डीएनए लिपटा हुआ ऐसा दिखेगा, ठीक है। इट हैज अ डायमीटर ऑफ 30 नैनोमीटर एज फाउंड इन क्रोमेटिन, ठीक है। अब अगर हमको ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग जो स्ट्रक्चर देखना है, is packaged to form chromatin fibers that are further coiled and condense and metaphase to form chromosome। अब वो कॉइल होता जाएगा, क्रोमोसोम बनेगा, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। The packaging at higher levels requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-histone chromosomal protein। जब एक कॉइलिंग होगी तो सिर्फ हिस्टोन से काम नहीं चलता, क्योंकि बहुत ज्यादा है, ठीक है। हिस्टोन तो उसके ऊपर लपेट रहा है, बट उस पूरे को संभाल कर रखना है, तो कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी यहाँ पे लगते हैं हमारे, ठीक है। तो इतना समझ गए हम लोग कि यूकैरियोट्स में ये हिस्टोन प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें लाइसिन और आर्जिनिन रिच है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 8 हिस्टोन फॉर्म्स हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर बन गया। नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर टू गिव न्यूक्लियोसोम। ये पूरा वो 8 बॉल्स जो है यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, ये हिस्टोन्स है, और डीएनए जो उसके ऊपर कॉइल हो गया, उसके बाद ये कहलाएगा एक सिंगल न्यूक्लियोसोम। ऐसे लाखों न्यूक्लियोसोम एक क्रोमोसोम में होंगे, ठीक है। ए न्यूक्लियोसोम कंटेन अराउंड 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, 200 बेस पेयर जो है इस पे कॉइल हो पाते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इन ह्यूमन, ठीक है, एक सेल में कितने न्यूक्लियोसोम होंगे, 3.3 into 10 to the power 7 न्यूक्लियोसोम इन अ सिंगल सेल, ठीक है। समझ गए किस तरीके से कॉइलिंग होगी, इस तरीके से होगी। लिंकर डीएनए मतलब दो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डीएनए होगा, ठीक है, इससे कौन सा हिस्टोन जुड़ा होगा, H1 हिस्टोन जुड़ा होगा। बाकी सारे हिस्टोन्स पेयर्स में होंगे, H1 हिस्टोन सिंगल होगा, ठीक है। समझ गए ये। अब देखो, ये ऐसे कॉइल हो रहा है, ये ऐसे कॉइल होता जा रहा है, ये एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, इस तरीके से ये कॉइल होता जा रहा है, ठीक है। अब देखो, ये डीएनए था, डीएनए को हमने कॉइल किया, ठीक है, इस तरीके से कॉइलिंग बनी, ये न्यूक्लियोसोम्स बने, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन के ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये और कॉइल होते जाएंगे, और ये कंप्लीटली एक क्रोमोसोम में ऐसा दिखेगा। मींस बहुत एक्सटेंसिव कॉइलिंग है, बहुत न्यूक्लियोसोम्स भी आपस में कॉइल हो रहे हैं। पहले तो डीएनए कॉइल हुआ एक हिस्टोन के ऊपर, अब हिस्टोन जो है वो न्यूक्लियोसोम्स बन गए, और न्यूक्लियोसोम देखो इस तरीके से पूरा बॉल बॉल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, वो इस तरीके से कॉइल होके क्रोमोसोम बनेगा। तो क्रोमोसोम को जूम करके देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव कॉइलिंग यहाँ पर है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कॉन्स्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट टू फॉर्म क्रोमेटिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्रोमेटिन बनेगा। क्रोमेटिन इज द थ्रेड लाइक स्ट्रेन्ड बॉडीज। न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन बीट्स ऑन स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बीट्स ऑन स्ट्रिंग तरीके से दिख रहा है, बीट्स बीट्स दिख रहे हैं, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, ठीक है। तो क्रोमेटिन इज पैकेज्ड क्रोमेटिन फाइबर्स कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड इन मेटाफेज स्टेट्स टू फॉर्म क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहले क्रोमेटिन बनेगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर्स बनेंगे, वो मेटाफेज में और कॉइल होगा, कंडेंस होगा, कंटिन्यूअसली कंडेंस होगा। देखो डीएनए है यहाँ पर, फिर वो न्यूक्लियोसोम स्ट्रक्चर में आया,
फिर बहुत सारे न्यूक्लियोसोम आपस में कॉइल हुए, ठीक है, फिर ये इस तरीके से कॉइलिंग हुआ, फिर इस तरीके से कॉइल हुआ, फाइनली ये क्रोमोसोम में इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो बहुत एक्सेसिव कॉइलिंग है ये, हमको ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है जिससे हम समझ सकते हैं कि एक सिंपल डीएनए जो है, आप रस्सी देखो, रस्सी को कॉइल करते जाओ, कॉइल करते जाओ, तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है वो फाइनल जो है क्रोमोसोम कहलाता है, जिसमें बहुत बड़ा डीएनए, ठीक है, जो है बहुत बड़ा डीएनए जो है क्रोमोसोम में छुपा हुआ है, ठीक है। हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन रिक्वायर्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसको बांधने के लिए, ठीक है, इसको इस तरीके से रखने के लिए सिर्फ जो है हिस्टोन काम नहीं कर पाते, हिस्टोन के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं एनएचसी प्रोटीन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? स्कैफोल्ड और स्ट्रक्चरल एनएचसी प्रोटीन, फंक्शनल एनएचसी प्रोटीन जैसे डीएनए पॉलीमरेज, अन्य पॉलीमरेज, रेगुलेटरी एनएचसी प्रोटीन जैसे एचएमजी है, हाई मोबिलिटी ग्रुप प्रोटीन्स है, ठीक है, दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन, मींस कौन जीन काम करेगा, कौन सा जीन कम काम करेगा, वो देखता है। इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड। अब जो हम फिरकी पे मान लो तुम डीएनए बांध रहे हो, कहीं पर लूजली बांधा है तुमने, कहीं पर एकदम टाइट टाइट बांधा है, तो जहां पे लूज है वो कहलाता है यूकैरोमेटिन, ठीक है, जो कि वर्किंग पोर्शन होता है, और जो डेंस होता है, डार्कली बहुत टाइट टाइट बांधा हुआ, वो कहलाता है हेट्रोक्रोमेटिन, जो कि ट्रांसक्रिप्शनली जो है इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो यूक्रोमेटिन एक्टिव होता है, काम करता है डीएनए, और हेट्रोक्रोमेटिन काम नहीं करता है, ठीक है। ये समझ गए हम लोग। तो क्रोमेटिन हैज टू फॉर्म्स, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, ठीक है। ये लूजली पैक होगा, ये डेंसली पैक्ड होगा, ये एक्टिव होता है, काम करता है डीएनए, ये जो है अनवर्किंग या फिर जंक डीएनए हम जिसको बोलते हैं वो होता है, ठीक है। समझ गए। अगर केमिकल कंपोजिशन पूछा जाए डीएनए क्रोमोसोम का, एक क्रोमोसोम में क्या क्या होता है, सिर्फ डीएनए नहीं होता, डीएनए 40% है, आरएनए 1.2%, हिस्टोन प्रोटीन 50%, मतलब डीएनए से ज्यादा प्रोटीन्स है, एसिडिक प्रोटीन्स 8.5%, लिपिड्स कुछ कुछ अमाउंट में रहेगा, और कुछ आयंस होंगे कुछ अमाउंट, ठीक है। तो ये कंपोजिशन याद कर लेना है। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर ली, इसको ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ, ठीक है। न्यूक्लियोसोम क्या है, कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, कौन पेयर में है कौन नहीं है, वो सारे नोट्स बनाओ, इजी है चीजें, ठीक है, अच्छे से याद करोगे तो काफी इजी लगेगा, ठीक है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।